डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में सोशल साइंस का हमारा हिस्ट्री पार्ट चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। इन टॉपिक्स का हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। आज हमारी क्लास में जिन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे टॉपिक है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद में एक न्यू कंजर्वेटिज्म का उदय हुआ, रूढ़िवाद का डेवलपमेंट हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे। तो रूढ़िवाद क्या होता है, कंजर्वेटिज्म हम किसे कहेंगे, तो कंजर्वेटिज्म हम देख लेते हैं पहले। कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद। कंजर्वेटिज्म क्या है? ए पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ये एक राजनीतिक दर्शन है। दैट स्ट्रेस्ड, जो स्ट्रेस करता है, एम्फेसिस करता है, जोर देता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स। ये किस पर स्ट्रेस करता है? ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंस के ऊपर। जो हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस है, उनके ऊपर ये स्ट्रेस करता है। इसके अलावा एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस, स्थापित जो संस्थाएं हैं उनके इंपॉर्टेंस के ऊपर स्ट्रेस करता है। एंड कस्टम्स, जो भी हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे कस्टम्स है, उनके इंपॉर्टेंस के ऊपर यह स्ट्रेस करता है। कौन करता है? कंजर्वेटिज्म। एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। और खास बात यह है एक और, कि ये क्विक चेंज की अपेक्षा ग्रेजुअल डेवलपमेंट को प्रेफरेंस देता है। यानी ये तीव्र बदलाव की अपेक्षा क्रमिक और धीरे धीरे विकास के ऊपर जोर देता है। यानी इनके अनुसार डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्विक नहीं हो, तीव्र बदलाव नहीं हो। डेवलपमेंट जो हो वो ग्रेजुअल हो। ग्रेजुअल डेवलपमेंट के ऊपर ये एम्फेसिस करता है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म जो है ये एक वर्ड है, न्यू वर्ड है, जिसको आपको इसको क्लियर करना है। और अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, देखते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। A new conservatism after 1815। 1815 के बाद में एक नया कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद। Following the defeat of Napoleon in 1815। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद में, डिफीट के बाद में, European governments were driven by a spirit of conservatism। जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी वो कंजर्वेटिज्म की भावना के ऊपर आधारित थी, या वो ड्राइवन होती थी। कंजर्वेटिज्म के ऊपर जो है यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो है चलती थी। यानी कंजर्वेटिज्म से यूरोपियन गवर्नमेंट्स प्रेरित थी। जो भी गवर्नमेंट्स बनी थी 1815 के बाद में, वो कंजर्वेटिज्म से प्रेरित थी, रूढ़िवाद से
प्रभावित थी। अब रूढ़िवाद क्या मानते थे? कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, कंजर्वेटिव बिलीव करते थे दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। रूढ़िवादी ये मानते थे कि समाज के द्वारा और राज्य के द्वारा जो एस्टेब्लिश जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस है, किस प्रकार की ट्रेडिशंस? लाइक द मोनार्ची, जैसे राजतंत्र, द चर्च, ये चर्च भी ट्रेडिशंस में आता है, कंजर्वेटिज्म मानते हैं चर्च को, सोशल हायरार्चीज, सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, उसको हम कहेंगे सोशल हायरार्चीज, प्रॉपर्टी, वही संपत्ति, एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, और परिवार को बनाए रखना चाहिए। जो पुरानी जो फैमिलीज है, जो प्रॉपर्टी है, जो सोशल आर्चीज है, जो चर्च है, मोनार्ची है, इस प्रकार की जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है स्टेट में, सोसाइटी में, उनको कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेटिव्स वो बनाए रखना चाहते थे। पुराने जो भी चर्च है, पुराने सामाजिक भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना है, मोनार्ची है, राजतंत्र है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, या पुराने जो परिवार है, फैमिली है, इनको क्या किया जाना चाहिए? शुड बी प्रिजर्व, इनको बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार कंजर्वेटिज्म मानते थे। जो कंजर्वेटिव्स होते थे वो इस प्रकार जो है उनकी भावना थी कि जितनी भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको बनाए रखा जाना चाहिए। लेकिन most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. लेकिन फिर भी जो अधिकांश जो कंजर्वेटिव्स थे वो रिवॉल्यूशन से पहले के दौर में वो वापसी नहीं चाहते थे। यानी पहला जो दौर था, क्रांति से पहले का दौर, उस प्रकार का दौर वो नहीं चाहते थे। इस प्रकार की कंडीशंस को वो नहीं अपनाना चाहते थे। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए चेंजेज, जिनसे उन्होंने ये जान लिया था that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेज किए गए थे उनके द्वारा लोगों ने जान लिया था कि मॉडर्नाइजेशन राजतंत्र जैसे पारंपरिक जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत बनाने में ये सक्षम था। लोगों ने ये जान लिया था कि नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेज किए गए उनसे उन्होंने ये जान लिया था कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो मोनार्ची जैसे पारंपरिक जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मजबूत बनाने में वो सक्षम है। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या कर सकता था? ये स्टेट की ताकत को ज्यादा मजबूत बना सकता था। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है स्टेट पावर को इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकता था। इसके अलावा ए मॉडर्न आर्मी एंड efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe.
एक आधुनिक सेना, मॉडर्न आर्मी, और इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, कुशल नौकरशाही, डायनेमिक इकोनॉमी, गतिशील अर्थव्यवस्था, द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म कहते हैं सामंतवाद को, और सर्फडॉम कहते हैं भूदासत्व, भूमि के दास होते हैं फार्मर, उसको हम सर्फडॉम कहते हैं। तो एक तो सामंतवाद और एक भू दासत्व की समाप्ति। कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ यूरोप, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को ये शक्ति प्रदान कर सकते थे, स्ट्रेंथन दे सकते थे। ये जो हमने बोला था, मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम, ये क्या कर सकते थे? ये ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज को स्ट्रेंथन, शक्ति प्रदान कर सकते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इन 1815, 1815 में representatives of the European powers, Britain, Russia, Persia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. ये सारी शक्तियां या इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक ट्रीटी के लिए, एक समझौता करने के लिए, ये सारी शक्तियां जो है कहां पर मिले थे? वियना में मिले थे। ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इस प्रकार की जो ये कंट्री थे, यूरोपीय शक्तियों को इन्होंने हराया था। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वियना में एक सेटलमेंट के लिए मिले थे। द कांग्रेस वाज hosted by the Austrian chancellor ड्यूक मेटरनिक, और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी, मेजबानी की थी, होस्टेड किया था, वो किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, जिसका नेम था ड्यूक मेटरनिक। वियना में जो सेटलमेंट के लिए जो सम्मेलन हुआ था, उसको होस्टेड किया था ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। इस सम्मेलन की मेजबानी ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इससे पहले न्यू वर्ड्स जो है हमने आपको बताया था, कंजर्वेटिज्म किसे कहते हैं। तो कंजर्वेटिज्म पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ये एक राजनीतिक दर्शन है, दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स। ये हमने आपको बताया था कि जो ये कंजर्वेटिज्म होता है, वो स्ट्रेस करता है, जोर देता है किसके इम्पोर्टेंस के ऊपर? ट्रेडिशंस के ऊपर, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, और इसके अलावा प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। क्विक चेंज की अपेक्षा ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट को प्रीफरेंस देता है, प्राथमिकता देता है। इनके अनुसार जो डेवलपमेंट होता है वो क्विक नहीं होना चाहिए, यानी अत्यधिक गति से ये डेवलपमेंट के विरुद्ध थे। ये चाहते थे कि जो डेवलपमेंट हो वो ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे हो। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1815 की वियना ट्रीटी को तैयार किया, जिसका ऑब्जेक्ट था उन कई सारे बदलावों को खत्म करना, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेज, जो चेंजेज नेपोलियन के द्वारा किए गए थे उनको खत्म करना था।
जो नेपोलियोनिक वार्स के दरमियान जो चेंजेस किए गए थे उनको अनडूइंग करना था, उनको उनमें बदलाव करना था, खत्म करने थे उनको। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को क्या किया गया? हैड बीन डिपोज्ड किया गया, उसको बहाल किया गया, वापस उनको लाया गया बुर्बो वंश को। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रीस्टोर्ड टू पावर, पावर में रीस्टोर किया गया, जिसको डिस्पोज किया गया था, इसको बुर्बो डायनेस्टी को। बुर्बो डायनेस्टी को जो डिपोज किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, वाज रीस्टोर्ड टू पावर, उसकी सत्ता को बहाल किया गया, उसको सत्ता में वापस लाया गया, बुर्बो वंश को, बुर्बो डायनेस्टी को। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्सेड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया था जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. फ्रांस की सीमाओं पर कई प्रकार के राज्य कायम कर दिए गए। A series of states were set up, बहुत सारे जो स्टेट थे उनको सेटअप किया गया। कहाँ किया गया? ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी, फ्रांस की जो सीमाएं थी, वहां पर कई प्रकार के स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, ताकि भविष्य में फ्रांस जो है वो एक्सपेंशन नहीं कर सके, फ्यूचर में फ्रेंच एक्सपेंशन नहीं हो, फ्रांस का विस्तार नहीं हो। इस कारण जो है ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी वहां पर कई प्रकार के स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया। Thus, इस प्रकार द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, which included Belgium, was set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in the south. पूर्व में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, ये नॉर्थ में सेटअप किया गया। नीदरलैंड का जो स्टेट था उसमें बेल्जियम भी शामिल था, उसको कहाँ सेटअप किया गया? नॉर्थ में। इसके अलावा जेनोवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट इन द साउथ। अगर हम साउथ की बात करें तो पिडमॉन्ट में जेनेवा को जोड़ दिया गया, जेनोवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट, पिडमॉन्ट के अंदर जेनोवा को जोड़ दिया गया इन द साउथ, साउथ के अंदर ये परिवर्तन किए गए थे, वो हम आपको बता रहे हैं। जो चेंजेज हुए थे वो इस प्रकार हुए थे। इसके अलावा पर्शिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटरीज। इसके अलावा रशिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके उनको दिए गए। पर्शिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, पर्शिया को न्यू टेरिटरीज दी गई ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटरीज, उसकी जो पश्चिमी सीमाएं हैं, पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके उसको दिए गए। किसको दिए गए? पर्शिया को। वाइल ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया को किसको सौंपा गया? वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली, जो नॉर्थन इटली थी, उत्तरी इटली, तो ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का निमंत्रण उसको सौंपा गया। तो कंट्रोल था इटली का, वो ऑस्ट्रिया के ऊपर था। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का जो है कंट्रोल सौंपा गया। बट द जर्मन
confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. मगर नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो कन्फेडरेशन बनाया था, जर्मन कन्फेडरेशन, महासंघ, 39 राज्यों का जो नेपोलियन ने जो एक महासंघ बनाया था, जो स्थापित किया था, उसको अनटच रखा गया, उसको अनछुआ रखा गया, यानी उसको बरकरार रखा गया। इन द ईस्ट के अंदर क्या हुआ? पूर्व में रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल पर्शिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। तो पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया। कहां पर? इन द ईस्ट के अंदर रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, जबकि पर्शिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी, और पर्शिया को सैक्सनी का एक पार्ट या एक पोर्शन दिया गया। पर्शिया को जो है सैक्सनी का एक पोर्शन दिया गया। इस प्रकार ये चेंजेस किए गए। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्चीज। जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन इंटेंशन था, क्या था? द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर करना द मोनार्चीज, राजतंत्र की बहाली करना था। जो इनका जो मेन इंटेंशन था वाज टू रिस्टोर द मोनार्चीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। उन राजतंत्रों की बहाली करना था, रिस्टोर करना था, जिन्हें नेपोलियन ने क्या कर दिया था? ओवरथ्रोन, बर्खास्त कर दिया था। इसका जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि उन मोनार्चीज को रिस्टोर करना जिसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था बाय नेपोलियन के द्वारा उखाड़ फेंका गया था, समाप्त कर दिया गया था। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था, कंजर्वेटिव ऑर्डर कायम करने का भी एक एम था, एक गोल था, एक इंटेंशन था, है ना। नेपोलियन में साथ ही यूरोप में जो है एक नई कंजर्वेटिव व्यवस्था जो है कायम करने का भी इसमें लक्ष्य था। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप हुई थी वो कैसी थी? ऑटोक्रेटिक कहते हैं निरंकुश, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो 1815 में जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं जो स्थापित हुई थी वो ऑटोक्रेटिक थी, निरंकुश थी। They did not tolerate criticism and dissent. वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। ये जो ऑटोक्रेटिक थी, निरंकुश जो शासन व्यवस्थाएं थी, वो क्या नहीं करती थी? They did not tolerate criticism को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एंड dissent, इसके अलावा असहमति जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। एंड शॉर्ट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और उन्होंने उन एक्टिविटीज को प्रेस करना चाहा, दबाना चाहा, जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। जो ऑटोक्रेटिक थी उनकी वैधता के ऊपर जो क्वेश्चन करती थी, उनको जो है उन गतिविधियों को उन्होंने प्रेस करना चाहा, दबाना चाहा। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, एंड reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution.
इसके अलावा ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, इम्पोज सेंसरशिप लॉज। ज्यादातर जो सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज। सेंसरशिप के नियम इन्होंने इम्पोज किए, बनाए। क्यों बनाए? टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, जिनका उद्देश्य क्या था? अखबारों के अंदर, बुक्स के अंदर, या प्लेस, प्लेस यहाँ पर नाटक, जो भी नाटक ड्रामा होता है उसको प्लेस कहते हैं, एंड सॉन्ग्स, और गीतों में जो बातें कही गई थी उन बातों पर नियंत्रण लगाना था, कंट्रोल करना था, जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े जो स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार जो है इनसे दिखाई देते थे, लिबर्टी एंड फ्रीडम के जो विचार इसमें दिखते थे, उनके ऊपर क्या करना था? उनके ऊपर उनको पाबंदी लगानी थी, कंट्रोल करना था। इस प्रकार के नियम बनाए, तो इनका उद्देश्य यही था। नेक्स्ट है द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार क्या कर रही थी? इंस्पायर कर रही थी, प्रेरित कर रही थी। फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति थी, मेमोरी थी, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरी थी वो कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, लिबरल्स को लगातार प्रेरित कर रही थी। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक, उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा जो कदम उठाया गया कदम या एक मुद्दा जो था वो क्या था? फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी भी इनका एक मुद्दा था। अब हम देखते हैं द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कौन थे वो हम देखते हैं। द रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, 1815 के बाद के वर्षों में द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। दमन का भय था, तो दमन के भय ने अनेक जो उदारवादी थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, उनको क्या कर दिया? उनको अंडरग्राउंड कर दिया। अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को अंडरग्राउंड कर दिया। किसने कर दिया? फियर ऑफ रिप्रेशन, दमन के भय ने। दमन के भय ने बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए और उनके विचारों को स्प्रेड करने के लिए क्या बनाए गए? गुप्त संगठन, सीक्रेट सोसाइटीज। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप, अनेक गुप्त जो संगठन थे वो उभर कर सामने आए मैनी यूरोपियन स्टेट्स में। किस लिए? टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, उनके आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, उनके जो विचार है उनका प्रसार करने के लिए बहुत सारी जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वो उभर कर सामने आई। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, उस टाइम में रिवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था? मींट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी।
जो वियना कांग्रेस के बाद में जो राजतंत्रीय जो स्थापित की गई थी, टू बी रिवोल्यूशनरी इन दिस टाइम, इस टाइम जो है रिवोल्यूशनरीज का मतलब ये होता था कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स है दैट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस। यानी वियना कांग्रेस के बाद जो स्थापित की गई थी इंस्टीट्यूशंस, उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था इसका मतलब। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, इसके अलावा स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, ये भी था इसका उद्देश्य। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसके अलावा ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना की आजादी के इस संघर्ष का उसको भी एक हिस्सा मानते थे, पार्ट मानते थे। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना को भी इस संघर्ष का एक पार्ट मानते थे। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गुसेप मैजिनी। ऐसा ही एक इंडिविजुअल था, एक पर्सन था, एक व्यक्ति था, इटली का क्रांतिकारी जूसेप मैजिनी। जूसेप मैजिनी एक इसी प्रकार का रिवोल्यूशनरीज था, एक क्रांतिकारी था। बॉर्न इन जेनेवा इन 1807, जिसका बॉर्न 1807 में हुआ था। और इसके अलावा ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। कार्बोनरी नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी था उसका मेंबर बन गया था। वो कार्बोनरी के गुप्त संगठन का एक सदस्य बन गया था। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in लिगुरिया। 24 साल की उम्र में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसको भेज दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया 1831 में। कहाँ पर? लिगुरिया में। 24 साल की अवस्था में उसको लिगुरिया क्रांति के लिए भेज दिया गया। ही सब सेक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। उसके बाद उसने 2 और सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना की, 2 और उसने गुप्तकारी संगठन बनाए। उसमें फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेलीज। मार्सेलीज में यंग इटली का निर्माण किया उसने। 2 जो सीक्रेट सोसाइटी थी जूसेप मैजिनी की, उसमें फर्स्ट थी यंग इटली, कहाँ बनाई? मार्सेलीज में। एंड देन उसके बाद में यंग यूरोप इन बर्न, और बर्न के अंदर उसने यंग यूरोप नामक एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, एक तो है यंग इटली और एक है यंग यूरोप। ये इन दोनों का गठन किसने किया? जूसेप मैजिनी ने किया था। Whose member were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states। इसके जो मेंबर्स थे वो इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी इनके थे, समान विचार रखने वाले, लाइक माइंडेड जो यंग मैन थे वो इसके मेंबर्स थे। मैजिनी बिलीव्ड, मैजिनी का ये विश्वास था, मैजिनी ये विश्वास करता था दैट गॉड हैड इंटेंड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। उसका ये विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार नेशन ही
मनुष्य की एक नेचुरल यूनिट है, राष्ट्र ही मनुष्य की एक प्राकृतिक इकाई है। उसका ये बिलीव था, उसका बिलीव क्या था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की एक प्राकृतिक इकाई है। उसका ये विचार था। गॉड हैड इंटेंड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, ये उसका विचार था। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स, इसलिए इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के घेरे में या छोटे प्रदेशों की तरह वो नहीं रह सकता था। इट हैड टू बी forged into a single unified republic within a wider alliance of nations। उसे जोड़कर यूनिफिकेशन करके राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र उसको बनाना था, अलायंस बनाना था उसको, वाइड अलायंस ऑफ नेशंस, नेशंस का उसको वाइडर अलायंस बनाना जरूरी था। ये गुसेप मैजिनी का विचार था। दिस यूनिफिकेशन अलोन वुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, ये एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था, ये इटालियन लिबर्टी का एक बेस हो सकता था। दिस यूनिफिकेशन, ये जो यूनिफिकेशन है इटली का यूनिफिकेशन ही क्या हो सकता है, बेसिस हो सकता है। किसका बेसिस? बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, यानी इटली की जो मुक्ति है उसका बेसिस यूनिफिकेशन हो सकता है, ये उसके विचार थे। फॉलोइंग हिज मॉडल, उसके मॉडल की देखा देखी, सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, यानी इसका गुसेप मैजेनी का जो मॉडल था उसकी देखा देखी जो सोसाइटीज जो स्थापित की गई वो जर्मनी में भी की गई, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी इसी प्रकार के मॉडल के रूप में गुप्त संगठन कायम किए गए, गुप्त संगठन बनाए गए। मैजिनीज relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। मैजिनी द्वारा मोनार्ची का विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से उसने कंजर्वेटिव्स को हरा दिया, फ्राइटेंड कर दिया, फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। कैसे किया? किसका विरोध किया उसने? उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया, मोनार्ची का विरोध किया, ऑपोजिशन टू मोनार्ची, मोनार्ची का ओपोज किया। और इसके अलावा प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से, उसका स्वप्न था वाइजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, उसका जो वाइजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, उससे उसने कंजर्वेटिव्स को फ्राइटेंड कर दिया, हरा दिया। मेटरनिक describe him as the most dangerous enemy of our social order। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिक ने जो है उसको क्या बताया? द मोस्ट डेंजरस एनिमी, सबसे खतरनाक दुश्मन बताया ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर है, उसके लिए उसको मोस्ट डेंजरस बताया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर था द नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 के बाद में जो रूढ़िवाद का उदय हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कंजर्वेटिज्म क्या होता है उसको हमने देखा। इसके अलावा रिवोल्यूशनरीज कौन थे वो हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।